गांव में विदेशी बहू का ढाबा। महेश बेबो नाम की एक विदेशी लड़की से बहुत प्यार करता था और बेबो से शादी करके उसे अपने गांव में ले आता है। बेबो भी महेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए विदेश को छोड़कर एक छोटे से गांव को उसने अपना लिया था। लेकिन महेश की माँ करुणा बेबो को देखकर हमेशा गुस्सा होती थी, क्योंकि उसे अपने कल्चर के हिसाब से बहू लानी थी और वे बेबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए करुणा हमेशा बेबो से नाराज रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन बेबो अपनी सास को खुश करने के लिए YouTube के जरिए आलू के पराठे बनाती है। उसके हाथ के आलू के पराठे घर में सभी को पसंद आते हैं, सिवाय उसकी सास के। अरे, राशन बर्बाद करने का इतना ही मन कर रहा था तो साफ साफ कह देती ना। आलू के पराठे बनाने का ढोंग करने का क्या तरीका है? सासू माँ, आपको आलू के पराठे पसंद नहीं आए क्या? महेश ने मुझे बताया था कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। और आप देखना, धीरे धीरे मैं सारी चीजें सीख जाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। विदेश में मेरा खुद का रेस्टोरेंट था, जहाँ लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे पास आया करते थे। अरे, वे विदेश था और वहाँ पर लोगों को उबला खाना ही पसंद आता है। ये इंडिया है और खासकर गांव में रहती है तू। यहाँ उबली हुई चीजें कोई नहीं खाता है, बल्कि तड़कती भड़कती मसालेदार चीजें लोगों को बहुत खाना पसंद है। अगर ये उबला खाना यहाँ खाएंगे तो सब उल्टी कर देंगे। सासू माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ के लोगों को कैसा खाना पसंद है, इसलिए मैं धीरे धीरे वो भी सीख रही हूँ। अरे बस बस, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे लगता होगा कि तू ये सब करके सबके दिल जीत लेगी, लेकिन ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ, ये क्या तरीका है बेबो से बात करने का? वो बेचारी हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करती है और एक आप हो, हमेशा उसे किसी न किसी बात को लेकर आने दिया करती हो। चाहे वो अच्छा काम करे या बेकार काम करे, आप हमेशा उसे चार बातें सुनाई देती हो। हाँ, तो तू अपनी बीवी का ही साथ देगा ना। जाने इस विदेशी बहू ने तेरे ऊपर कौन सा टोटका कर दिया है, जो तुझे अपनी माँ नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये गोरी चमड़ी नजर आ रही है। अरे महेश, तुम्हें किसने कहा था कि बीच में बोलने के लिए? तुम्हें पता है समय लगता है चीजों को बनने में, और वैसे भी सासू मॉम अभी मुझे महज 6 महीने से जान रही है। माँ जी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन माँ जी मुझ पर गर्व जरूर महसूस करेगी और वे मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानेगी। वाह, तेरी गलतफहमी। ऐसे ही समय बीत जाता है। आए दिन YouTube के जरिए बेबो इंडियन कल्चर के हिसाब से खाना बनाना सीखती है और अपने पूरे परिवार को हर दिन तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है। पूरे परिवार को बेबो के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी उसके बनाए हुए खाने में बुराई का तड़का लगा दिया करती थी उसकी सास। ऐसे ही एक दिन महेश उदास चेहरा लेकर घर आता है, तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों नजर आ रहा है? सब ठीक तो है ना? तेरी कंपनी में कोई बात तो नहीं हुई जिस वजह से तू उदास है? हाँ माँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। मेरा बॉस हमेशा मुझे परेशान करता था, जितना कमाना नहीं उतना परेशान कर देता था। और अरे, कितना भी कोशिश कर लो अच्छा काम करने की, वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था। इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया, अब मुझे कोई काम नहीं करना। अरे, जब से ये नागिन घर आई है तब से ना घर का तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब तो धीरे धीरे 2-4 पैसे भी बाहर से आते थे, वो भी आना बंद हो गए हैं। न जाने ये घर कैसे चलेगा। माँ, तुम हमेशा बेबो को क्यों उल्टा सीधा बोलती रहती हो? अरे, उसकी क्या गलती है? फिर भी वो हमारे घर में बहुत एडजस्ट कर रही है, जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से कोई लड़की नहीं करती। अरे तू बस कर, जब देखो अपनी बीवी की तारीफ करता रहता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। महेश की नौकरी जाने के बाद घर की आर्थिक हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। घर में सभी लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। यह सब देखकर बेबो को बहुत बुरा लग रहा था। वो अब अपने ही गांव में खुद का ढाबा खोलने की बात करती है, जिस पर उसकी सास बोलती है, अरे तू ढाबा खोलने की तो सोच रही है ना, लेकिन तेरे ढाबे में खाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको इंडियन कल्चर के हिसाब से ही खाना पसंद आता है, ना कि विदेशी खाना। तू क्या सोचती है लोगों का दिल जीत लेगी? लेकिन मैं लिख के दे रही हूँ, तेरा ये बिजनेस तहस नहस हो जाएगा। माँ जी, ये बिजनेस सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे परिवार का है, और अपने परिवार के काम के लिए प्लीज उल्टे शब्द मत इस्तेमाल करो। मेरे कहने का मतलब है, किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी बातों से होनी चाहिए, जिससे आगे सक्सेस हो, और ये नहीं देखो कि आगे सक्सेस होगा या नहीं होगा। बात तो ये है, लेकिन ढाबे को हम अच्छे बैलेंस की तरह
चलाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेबो और महेश दोनों मिलकर गांव में खुद का एक ढाबा खोलते हैं, जहां पे तरह तरह का खाना बनाकर बहुत ही कम दिनों में वो बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आसपास के बहुत लोग बेबो के ढाबे पर आते हैं। बेबो ने अपने ढाबे का नाम विदेशी बहू का ढाबा रखा हुआ था। ढाबे का नाम काफी यूनिक था, जिस वजह से बहुत लोग दूर दूर से ढाबे पर खाना खाने के लिए आते थे। साथ ही ढाबे पर बने खाने का स्वाद भी बहुत ज्यादा लेते थे। खाना बहुत स्वादिष्ट था। उन लोगों को विदेशी बहू के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे विदेशी बहू कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है। काश कि मैं तुम्हारी अच्छाई मेरी माँ भी जान पाती कि तुम कितनी अच्छी हो, घर परिवार को एक साथ लेकर चलना जानती हो। लेकिन मेरी माँ हमेशा तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढती रहती है। मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं कि आखिर कब मेरी माँ को तुम्हारी कदर महसूस होगी। इंसान विदेशी हो या देसी, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो दिल से अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, कहते हैं ना हर चीज का अंत होता है। एक दिन माँ जी सारी चीजें को बोलकर मुझे अपनी बेटी मान लेगी। सास बहू और महेश दोनों की बातें सुन रही थी। यह सब देखकर सास को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था और वे अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, सच में बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे हमेशा भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन तूने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि हमेशा मुझसे अच्छे से बोलती थी। तूने कभी भी मुझे गलत नहीं कहा। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। हमारे ऐसे बुरे समय में तूने हमारा बहुत साथ दिया है। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब सास अपनी विदेशी बहू के ढाबे पर उसकी मदद किया करती है और इस तरह से पूरा परिवार मिलकर एक साथ हंसी खुशी आगे काम करते हुए बढ़ता है। मोहन और राधा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। राधा बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से मोहन के परिवार वाले राधा को अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी परिवार वालों के खिलाफ जाकर मोहन और राधा दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोहन राधा से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। राधा अपने साथ कृष्ण जी की भी बहुत प्यारी मूर्ति लेकर आती है। तभी मोहन की माँ विमला राधा को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आखिरकार तू इस गरीब को इस घर की बहू बनाकर ही ले आया ना। मोहन, तेरे लिए जरूरी था क्या? माँ बाप के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। जो तू इस गरीब को इस घर की बहू बना कर ले आया, और ये दहेज भी नहीं लाई। ये तो महारानी क्या ही लेकर आई है, ये तो एक पत्थर की मूर्ति लेकर आई है। माँ जी, आप इसे पत्थर की मूर्ति मत कहो, ये मेरे कृष्ण जी है। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जीवन में कोई भी बुरी परिस्थिति आए, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस घर की बहू तो तू बन चुकी है, लेकिन मेरे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। राधा कृष्ण की दीवानी थी। वह समय समय पर कृष्ण का जाप करती रहती थी। ऐसी ही एक सुबह राधा मंदिर में कृष्ण जी की पूजा कर रही थी और कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और विमला राधा को सुबह सुबह सुनाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अगर ये तेरा ड्रामा खत्म हो गया है तो जरा घर में खाना बनाने का ध्यान भी लगा ले। सुबह सुबह इस मूर्ति के आगे बैठकर अपनी भक्ति का दिखावा शुरू कर देती है। माँ जी, हो गई मेरी पूजा। और एक बात, हाँ, ये कोई दिखावा नहीं है। अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं मानती तो कम से कम इसका अपमान तो मत करो। मेरे से जुबान लड़ाने की औकात नहीं है तेरी। एक बात याद रखना, घर की बहू नहीं है तू। वो तो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से तुझे यहाँ रखना पड़ रहा है, वरना मेरा बस चले तो मैं तुझे कब का इस घर से धक्के मार के निकाल दूं। राधा बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद राधा सबको खाना बनाकर खिलाती है। राधा की सास को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह गुस्से से राधा को फिर से सुनाती है और कहती है, मोहन बेटा, तूने इस गरीब के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इस घर की बहू बनाकर ले आया? इसके हाथ में तो ना स्वाद है, ना ही इसकी शक्ल सूरत है। भगवान ने इस दुनिया में ऐसे बेकार से लोग भेज रखे हैं। क्या हो गया माँ? खाना तो अच्छा लग रहा है, आपको क्या कमी लग रही है खाने में? अरे, जब तू इस गरीब को अपनी पत्नी बना सकता है तो इस गरीब का खाना भी तो तुझे पसंद आएगा ना। मुझे तो इस खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मरीज का खाना परोस दिया हो। माँ, कमी निकालने के लिए आप राधा के अंदर 100 कमी निकाल सकती हो, क्योंकि अगर किसी की अच्छाई देखनी होती है तो उसके लिए अच्छा बनना पड़ता है इंसान को। सच में मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो चुका है। इस बारे में बहस करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आज तूने ये बातें बोलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि तेरी माँ में कमी है, यानी कि मैं अच्छी नहीं हूँ। राधा की सास आए दिन राधा को किसी न किसी बात को लेकर कलेश किया करती थी।
राधा इन चीजों से बहुत परेशान थी। राधा एक दिन कृष्ण जी की मूर्ति को हाथ लिए उनसे बातें करती हुई कहती है, कान्हा जी कुछ तो चमत्कार करो जिससे मेरी माँ जी मुझे अपना ले, मुझे अपना प्यार दे। हमेशा मेरे घर में कलेश होता रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी थोड़ा बहुत मन मुटाव है एक दूसरे को लेकर वे खत्म हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जन्माष्टमी का दिन नजदीक आ रहा था। राधा को जन्माष्टमी का व्रत रखना था और वे जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए खूब सारी तैयारियां करने लग जाती है। यह सब देखकर उसकी सास बोलती है, देख हमारे यहाँ रहना है तो ये मूर्ति को पूछना बंद कर दे, और ये सब करने से कुछ नहीं होता। तुझे क्या लगता है व्रत रखेगी तो हम सबको तू अपना लेगी? देख दिखावे की भक्ति यहाँ नहीं चलेगी। कोई फायदा नहीं है, तेरे कृष्ण जी किसी की नहीं सुनेंगे और तू कभी खुश नहीं रह पाएगी और ना ही हमें खुश कर पाएगी। माँ जी जब मैं छोटी थी ना तब से मैं जन्माष्टमी का उपवास करती हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए ये व्रत नहीं करती, बल्कि ये उपवास रखना मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है कृष्ण जी के प्रति। और जिस दिन आपको श्री कृष्ण पर भरोसा हो जाएगा उस दिन आप भी श्री कृष्ण को मानोगी और उनका उपवास करोगी। वह दिन कभी नहीं आने वाला। और मेरे सामने फालतू की बकवास करना बंद कर दे, जाकर घर की साफ सफाई कर। ये व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। राधा बिना कुछ कहे घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन अचानक राधा की सास सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसमें उसको बहुत सारी चोट लग जाती है। उसका एक पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। राधा अपनी सास की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। ऐसे ही अब जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। राधा उपवास रखती है और मंदिर जाती है और कान्हा जी से अपनी सास को ठीक करने की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है जो कि राधा का माखन चुरा कर खा लेता है। राधा को बार बार उस बच्चे में कान्हा की छवि नजर आ रही थी और वे रोते हुए उस बच्चे के चरण में गिर जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ प्रभु कि आप मेरे बुरे समय में जरूर आएंगे। मेरे प्रभु मेरी सास को ठीक कर दो, उनकी ऐसी हालत मुझे देखी नहीं जा रही है। मैं जानती हूँ वे नादानी में मुझे क्या क्या कह जाती है, लेकिन उनकी इस नादानी को माफ करते हुए उन्हें अब ठीक कर दो प्रभु। वे मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। राधा ये लो प्रसाद, ये प्रसाद अपनी सास को खिला देना और देखना तुम्हारी सास तुरंत ठीक हो जाएगी। वो बच्चा राधा को प्रसाद देता है। राधा वो प्रसाद अपनी सास को खिला देती है। प्रसाद खाने के तुरंत बाद ही उसकी सास ठीक हो जाती है। राधा अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसके बाद सास को बहुत पछतावा होता है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमेशा तेरी भक्ति को मैं मजाक में लेती थी और इसका मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। आज कान्हा जी की वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। माँ जी मैं तो हमेशा आपसे कहती थी ना कि मेरे कृष्ण जी हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ जब कोई विपदा आती है तो मेरे कृष्ण जी किसी न किसी रूप में हमेशा मेरा साथ देने के लिए आते हैं, और आज देखो उन्होंने आपको भी ठीक कर दिया। अब सास का विश्वास कान्हा जी के प्रति बढ़ जाता है, जिसके बाद विमला राधा को अपना लेती है और अब दोनों सास बहू मिलकर कान्हा जी की पूजा करते हैं।